हाँ सर। जय और प्रफुल्ला समान प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। समान है, इतना तो अच्छा है। चलो, समान प्रमाण में। तारीख 31/3/17 के रोज की सकल चरपट और समायोजन पर से पेढ़ी के वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। समायोजन डायरेक्ट चालू करो। हाँ। अंतिम स्टॉक की बही कीमत 60,000 है, जिसमें 10% माल की बाजार कीमत 20% कम है। देखो, टोटल अंतिम स्टॉक की कीमत कितनी है? 60,000। 60,000। उसमें पहले मैं 10% अलग करता हूँ, कितना होता है? 6,000। 6,000। ओके, उसके बाद क्या बोला? उसका क्या बोला है? 6,000 का 20% कम है। 20% कम है, तो इसका 20% माइनस 1200। 20%। 1200 कम है, तो मतलब 6,000 में से 1200 कम करो। 4,800। चलो, तो क्या पहुँचा अपने? हाँ, कहाँ पे पहुँचे? 20% कम है, तो 6,000 का 20% होता है 1200, है ना? तो 1200 कम करना है, तो कम करेंगे तो कितना आएगा? 4,800। ओके, उसके बाद आगे पढ़ो उसी में। 20% माल की बाजार पहले कीमत 20%। 10% कम ओके, है। पहले 20% माल की बाजार कीमत, तो 20% माल कितना होता है? 60,000 का 12,000, 12,000। है ना? उसका कितना? 10% कम है, तो उसका पहले 10% कर देते हैं, कितना होता है? 1200 होता है। तो 12,000 का 1200 कम कर देते तो कितना होता है? 10,800। ओके, आगे पढ़ो। जबकि शेष 42,000 माल की शेष कीमत 25% कम है। शेष कितना बचता है? तो 30,000 गया, तो 70% बचेगा। अगर नहीं भी बोला हो तो 70% करना है। इसमें तो बोल दिया है कि 42,000, है ना? नहीं भी बोला हो तो 70% करो। 60,000 का 70% करो, कितना होता है? 42,000 ही होगा। 42,000। अच्छा, उसमें कितना कम है? 25%। 25% कम है। हाँ। ओके, 25%, तो 42,000 का 25% कितना होगा? 10,500। माइनस करके बताओ। 31,500। अच्छा, तो ये सब कम वाला चीज़ ही हमें लेना होता है, हमको पता है ना? कम वाला लेता है ना। तो कितनी हो गई बाजार, मतलब 60,000 के स्टॉक की कीमत कितनी हो गई? बोलो कितनी हो गई? 47,100 दिख रहा है ना? गिनती, कैलकुलेशन। चलो, 47,100। हाँ। 47,100 कहाँ पे लिखेंगे? एक तो व्यापार खाता में जमा बाजू लिखेंगे, अंतिम स्टॉक। हाँ, 47,100। और एक तो चालू संपत्ति में लिखेंगे। चालू संपत्ति में स्टॉक कितना है? 47,000। क्लियर? चलो, दूसरा समायोजन पढ़ो। पूंजी पर 10% ब्याज शून्य। पूंजी पे तो पहले पूंजी, आहरण, वो सब लिखवाओ। पूंजी जय की 1,00,000 और प्रफुल्ला की 1,40,000। ओके, चलो। और पूंजी पे ब्याज गिनना है ना, लेकिन अभी रुकना, अभी हम गिनेंगे नहीं ब्याज। क्यों नहीं गिनेंगे, बाद में बताता हूँ, ठीक है? चलो, अब मुझे मतलब चालू खाता दिया है, हाँ। बताओ चालू खाता कितना है? चालू खाता जय की उधार बाकी 12,000। एक मिनट। जय की उधार बाकी 12,000, और और प्रफुल्ला प्रफुल्ला की जमा बाकी 4,000। 4,000। ओके, चलो आगे पढ़ो। चालू चालू खाते की बाकी पर 9% ब्याज शून्य। अच्छा, पूंजी पे कितना गिना है? 10%। 10%। चालू खाते की बाकी पे 9%। और आहरण पे, आहरण कितना दिया है? आहरण जय का 12,000 और प्रफुल्ला का 16,000। 12,000, प्रफुल्ला का 16,000। चलो आगे पढ़ो।
आहरण पर 12% ब्याज है। ओके, लेकिन कौन सा आहरण कब किया है वो बाद में पता चलेगा, इसलिए वो सब ब्याज वाला पॉइंट बाद में करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ो। जय को मासिक वेतन 700 की दर से देना है, जिसमें 4 मास का वेतन उसने निकाल लिया है, जिसका ओके समावेश वेतन में हो गया। ओके, चलो वेतन लिख देते हैं। वेतन कहाँ पे लिखेंगे? लाभानी के उधर बाजू। अच्छा, वेतन कितना दिया है इनर कॉलम में बताओ? 20,000। हम्म 20,000 है। 20,000 खाली वेतन है। और जय का वेतन अलग से दिया होगा ना, कि प्रफुल्ला का जय का वेतन? तो मासिक जय का तो मासिक 700 दिया है और वार्षिक 8,400 हुआ। अच्छा, ये वेतन कितना दिया है इसमें, कच्ची तलपट में, सकल तलपट में? 20,000 है। 20,000। अच्छा, अभी वो जय वाला बोल पढ़ो वापस। जय का जय को मासिक वेतन 700 की दर से देना है, जिसमें 4 मास का वेतन उसने निकाल लिया है, जिसका समावेश वेतन में हो गया। 4 मास का निकालिए तो 7 चौक 28। एक मिनट, पहले जय का वेतन इसमें से निकाल देते हैं। जय का वेतन इसमें से तो निकाल दे, इसमें थोड़ी होगा, ये तो वो अन्य कर्मचारी का वेतन है। तो 7 चौक 28, 2,800 होगा। तो इसमें समावेश नहीं करना चाहिए था। तो उसको कहाँ पे समावेश करेंगे? उसको लाभानी वितरण खाते में अलग से लिखना पड़ेगा। जय का वेतन 4 मास का वेतन उसने निकाल लिया है, ऐसा लिखना हाँ है। हाँ, वो करेंगे। जय का वेतन टोटल कितना होना चाहिए? 700 के हिसाब से 4,800 होना चाहिए, 8,400। 8,400 होना चाहिए। 8,400। वो टोटल होना चाहिए, जिसमें से 4 मास का उसने निकाल लिया है, तो कितना होगा? 2,800 निकाल लिया है ना? और बाकी का कितना बचा चुकाना बाकी? 5,600। ठीक है, चलो तो ये 5,600 हो गया। तो मुझे ये बताओ कि ये समझ आया? जय का वेतन पे एक्चुअली नॉर्मल वेतन में नहीं लिखना होता, इसलिए नॉर्मल वेतन में से साझेदार का वेतन अलग कर दिया। इसलिए नॉर्मल वेतन कितना है, बाकी के कर्मचारियों का वेतन कितना है? 17,200, है ना? लेकिन वो जो जय का वेतन है वो लाभानी वितरण में लिखेंगे, क्योंकि वो साझेदार है, इसलिए वो पहले मैंने लिख दिया 2,800, जो यहाँ पे हमने गिन लिया था उसको अलग कर दिया, यहाँ से अलग कर दिया और यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे लिख दिया, है ना? अभी टोटल कितना होना चाहिए? 700 के हिसाब से 8,400 होना चाहिए, जिसमें से 2,800 तो चुका दिया है, तो कितना चुकाना बाकी बचेगा हमको पता चल गया। ये क्वेश्चन मार्क वाला आंसर हमको पता चल गया, है ना? तो इसकी क्रॉस एंट्री क्या होगी? चुकाना बाकी हमारे लिए क्या होता है? दायित्व होता है। दायित्व होता है, लेकिन पूंजी खाते में क्या, वो हमारे लिए क्या होता है? जमा साइड होता है। पूंजी खाते में दायित्व साइड जो है वो जमा साइड है, लेकिन यहाँ पे चालू खाता बनाया, तो चालू खाता में लिख देते हैं जय का वेतन कितना लिखेंगे? जय का वेतन कितना लिखें? 5,600। 5,600, है ना? बाकी जो उसने निकाल लिया उसको नहीं गिनना है, जो चुकाना बाकी है वही गिनना है। देखा मैंने ये पॉइंट समझाया था ना पहले भी, कि पहले आपको लाभानी वितरण में लिखना है, बाद में पूंजी या चालू खाते में लिखना है। आप पहले पूंजी या चालू खाते में करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। पहले तो जय को कितना वेतन चुकाना था? 8,400 चुकाना था, है ना? उसमें से कितना चुका दिया है, जो कि कच्ची तलपट में समावेश हो गया है उसका, 4 महीने का। तो 4 महीने का कितना होता है 700 के हिसाब से? 700 के हिसाब से 4 महीने का कितना होगा? 2,800। 2,800, है ना? 2,800 आएगा ना? 7 चौक 2,800, है ना? तो 2,800 चुका दिया, तो कितना चुकाना बाकी रहा? टोटल 8,400 चुकाना था, उसमें से 2,800 चुका दिया, तो चुकाना बाकी कितना रहा? 8,400 कैसे निकाला? 12 महीने का कितना होता है 700 के हिसाब से जय का वेतन कहाँ दिया था? समायोजन में? और तो समायोजन 700 की दर से 4 महीने का वेतन निकालना। 4 महीने का निकाला है, लेकिन टोटल तो 12 महीने का गिनना होता है ना। हाँ। तो 12 महीने का कितना होता है?
बार 8400 है ना, 8400 तो 4 महीने का निकालिए तो कितने महीने का बाकी हुआ? 8 महीने का बाकी हुआ। हाँ, तो 8 महीने का कितना होगा? 700 के हिसाब से 8 महीने का कितना होगा? 5600 होगा। 7। ऐसे भी करो तो भी चलेगा, नहीं तो ये 8400 में से 2800 चुका दिए तो बाकी का 5600 चुकाना बाकी है ना। उसकी क्रॉस एंट्री हमें उसके पूंजी खाते या चालू खाते में करनी है। ठीक है, आगे पढ़ो। तारीख 1/1/17 के दिन प्रफुल्ला अतिरिक्त पूंजी के रूप में 20,000 लाई। तारीख 1/1/17 के दिन प्रफुल्ला पूंजी के रूप में 20,000 लाई या लाई थी? लाई थी। खाली लाई लिखा है कि लाई थी लिखा? कंफर्म पढ़ना। लाई थी लिखा है। लाई थी, सॉरी। हम्म લાવ્યા છે, ला છોકરો છે ને આવ્યા છે એટલે લાઈ લીધું. प्रफुल्ला लाव्यो छे है ना। तो 1/1/17 के दिन मुझे ये बताओ, ये आर्थिक चिट्ठे कौन सी तारीख का, मतलब आपका मतलब सकल तलपट कौन सी तारीख का है? एक, मतलब ये प्रफुल्ला जो लाई थी तो 1,40,000 में उसका समावेश हो गया है 20,000 का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1,20,000 और 20,000 अलग से लाई थी, ऐसा समझने के लिए लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। 1,40,000 जो हमने लिखा था पूंजी खाते में, वहाँ पे ऐसा समझने के लिए अलग अलग लिख सकते हैं कि 1,20,000 पहले का और 20,000 अलग से लाई थी 1/1/17 को। क्या नहीं लिख सकते? हाँ। समझने के लिए लिख रहे हैं। है ना, क्यों ऐसा समझने के लिए लिख रहे हैं? क्योंकि ये 1/1/17 को लाई थी तो उस हिसाब से मैं उसका पूंजी पे ब्याज गिनना है, तो वहाँ पे हमको काम आएगा। आएगा कि नहीं? तारीख काम लगेगा ना। चलो आगे पढ़ो। देखो ये सकल तलपट की एंट्री है, इसलिए इसकी दूसरी एंट्री हमने नहीं की अभी तक, है ना। ये 1,40,000 की ही एंट्री है, खाली हमने उसको अलग अलग किया है बस। आगे पढ़ो। जय ने प्रति मास की अंतिम तारीख को 1,000 का आहरण किया है, जबकि प्रफुल्ला ने तारीख 1/10/16 के रोज आहरण किया। बराबर है। चलो, जय ने एक प्रति मास की अंतिम तारीख को आहरण किया है अंत में और 1,000 का। प्रफुल्ला ने, वो तो पता चल जाएगा 1,000 का, और प्रफुल्ला ने 1/10/16। तो प्रफुल्ला का थोड़ा आहरण जो है ना मैं अलग से लिख देता हूँ 16,000, और क्योंकि वो आहरण में ना मेरे को तारीख लिखनी है ना, 1/10/16, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रति मास के अंत में। बराबर है। चलो आगे पढ़ो। यंत्र पर 9% तथा फर्नीचर पर 5% की दर से गुसाई गिने। यंत्र पर 9%। चलो यंत्र का तो लिख देते हैं। यंत्र का शेष कितना है स्थायी संपत्ति में? 52,000 है, जिसमें 31/12/16 के रोज 12,000 की वृद्धि हुई। 52,000 है, जिसमें वृद्धि हुई कितनी? 12,000 की 31/12/16 के दिन। 31/12/16 के दिन कितनी वृद्धि हुई? 12,000 की। और तो कितना हो गया? चलो आगे पढ़ो।
फर्नीचर कितना है? फर्नीचर कितना दिया है? 84,600। 84,600। अच्छा, उसके बाद उसमें कोई वृद्धि या कमी हुई? बिक्री हुई ना 14,600 की। कौन सी तारीख को? 1/4/16 गुजराती नियम के हिसाब से। ओके, वृद्धि। बिक्री सर बिक्री बिक्री कितना है? एक 14 1/4/16। 4/16। चलो, कितना? 14,000 की। तो वर्ष के 600। प्रारंभ 14,600 का। हाँ अच्छा, वर्ष के प्रारंभ में ही वो उसकी बिक्री हो गई है, तो हमें उसकी घिसाई विसाई कुछ गिनना नहीं पड़ेगा। 70,000 आएगा, ठीक है। आगे पढ़ो। उसके बाद उसकी घिसाई गिनेंगे। ओके, आगे पढ़ो। सर यंत्र की घिसाई बाद में गिनेंगे। हाँ, वो सब वापस गिनेंगे बाद में। हाँ। प्रफुल्ला तारीख 1/12/16 के रोज निजी उपयोग के लिए 2,000 का माल ले गई थी। ओके इसका बिक्री दर में 2,400 से लिखा हुआ। ओके, पहले से फिर से पढ़ो। प्रफुल्ला तारीख 1/12/16 के रोज निजी उपयोग के लिए 2,000 का माल ले गई। ओके, माल ले गई मतलब एक प्रकार का आहरण हुआ, है ना। धंधे में से पैसे माल गया तो आहरण हुआ ना। कौन सी तारीख? 1/12/16। कितना का माल ले गई थी? 2,000 का। हाँ हमने बराबर है, तो माल ले गई थी तो धंधे में से इतना माल कम होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रारंभिक स्टॉक। उसके बाद खरीदी माइनस खरीद वापसी। अभी जो बचेगा उसमें से माइनस करना है हमको माल गया वो प्रफुल्ला का आहरण। है ना। कितने का माल ले गई? 2,000 का। चलो, 2,000 की एंट्री हमने दोनों कर दी, बराबर ना। 2,000 की 2 एंट्री हो गई ना। अभी और क्या बोला है उसी में? हमने क्या जिसका समझा? बिक्री दर में 2,400 से लिखा होगा। हमने उसको बिक्री समझ लिया, माल गया ना धंधे में से, इसलिए हमने बिक्री समझ लिया। और बिक्री समझ लिया तो बिक्री वही में गलती से लिख दिया, तो बिक्री वही में लिख दिया तो बिक्री लिखूं। उसमें से क्या करना है वो तो गलती से समझ लिया था। कितना? 2,400 से लिख दिया गलती से, है ना। तो 2,400 माइनस करना पड़ेगा एक तो यहाँ पे, और बिक्री में से माइनस करेंगे ही बराबर है। वो बिक्री वही में से माइनस करेंगे तो देनदार में भी उसकी एंट्री हो गई होगी, तो देनदार में भी माइनस करना पड़ेगा, तो देनदार लिख देते हैं। देनदार में से भी माइनस कर देंगे, है ना। प्रफुल्ला का आहरण, और मतलब गलती से लिखा। कितना है? 2,400। चलो आगे पढ़ो। 2,400 का एक देनदार दिवालिया घोषित होने से प्रति रुपये 40 पैसे डिविडेंड मिल सकते हैं। ओके, पहला देनदार कितना है बताओ मेरे को। देनदार यानी ग्राहक, यानी लेना। 48,000। 48,000। उसमें से ये 2,400 माइनस करेंगे ना। बिक्री वही में लिखा है कि बिक्री वापसी वही में लिखा है? ठीक से पढ़ना। बिक्री बढ़ी है। ओके, ₹45,600 बचेगा। उसमें से डूबत ऋण कितना हुआ? 2,400। अरे भाई, 2,400 माइनस करें। माइनस करें। आगे क्या लिखा है पढ़ो उसी में।
दिवालिया घोषित होने से प्रति रुपये 40 पैसे डिविडेंड मिल सकता है। मिल सकता है, मिला तो नहीं है लेकिन मिल सकता है, तो डिविडेंड लिखें प्रति रुपये 40 पैसा, मतलब 2400 का गुणा 40% करो, 40 पैसा मतलब 40%, तो डिविडेंड है ना प्लस करना है आपको 960। 960। डिविडेंड वापस मिलेगा तो 960 प्लस कर देंगे ना, इतना डूबत ऋण कम हो जाएगा हमारे लिए। चलो और कुछ बोला है, नहीं, आगे पढ़ो, हो गया। वापस पहले से सभी पढ़ते जाओ। समायोजन, अं- अंतिम स्टॉक की बही कीमत 60,000 एक मिनट है, एक मिनट वो जिसमें 10 एक मिनट वो छोड़ दो, वो जो हो गया पूरा हो गया उसको छोड़ दो। पहले तो एक अंदर नज़र मार लो कहीं पे अदृश्य समायोजन है, तारीख हो, परसेंटेज हो, कौन सा? भाड़ा दिया है 22,000 फरवरी 2017 तक का। भाड़ा दिया है, तो भाड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, कितना दिया है? 22,000 कौन सी तारीख तक का? फरवरी तक का, फरवरी 2017 तक का। फरवरी तक का है ना, लेकिन हमें एक महीने का भाड़ा और चुकाना पड़ेगा, मार्च महीने का। हाँ। एक महीने का और चुकाना पड़ेगा, तो ये 22,000 है तो 11 महीने का होगा। 11 महीने का 22,000 है तो एक महीने का कितना होगा? 2,000। 22,000 को 11 से भाग दो, एक महीने का मिल जाएगा, वो एक महीने का और चुकाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा, 2,000। कुल 24,000 हो जाएगा। टोटल 24,000 हो जाएगा ना। हाँ सर। अच्छा, तो ये 2,000 चुकाना बाकी है, उसकी दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे? पूंजी दायित्व। चालू दायित्व, चुकाना बाकी, भाड़ा कितना है? 2,000। आगे पढ़ो, जो भी आंतरिक समायोजन, बीमा अदृश्य प्रीमियम संपत्ति, हाँ बीमा प्रीमियम, बीमा प्रीमियम में बोलो। ये मैं 30 से 17 को एक मिनट, ये वितरण खाते में मैंने लिख दिया गलती से, मेरे को यहाँ पे लिखना था, ठीक है आगे पढ़ो। बीमा प्रीमियम बीमा प्रीमियम 5,700 है। 5,700 दिया हुआ है। हाँ, हाँ, जिसमें 30 से 17 को पूरे होने वाले वर्ष का 36 से सहित है। ओके, तो माइनस तो करना पड़ेगा, अग्रिम चुकाया, कैसे चुकाया, कैसे गिनती करेंगे देखते हैं। 5,700 है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5,700 टोटल है, उसमें मैं दो, अरे ये तारीख हो गया, 5,700 टोटल है। हाँ, उसमें से अभी कौन सा दिया है समायोजन में? 3,600। हाँ, 3,600 को अलग कर दूँ तो बाकी का कितना बचेगा? 2100। 2,100। ये 3,600 है, कौन सी तारीख को ख़त्म होने वाला है? 30/6/17। 30/6/17, मतलब कितना एक्स्ट्रा महीना हो गया? 3 महीने। हाँ, बीमा प्रीमियम का नियम है कि वो हमेशा 12 महीने का होता है ना, तो 3,600 जो है वो 12 महीने का है ना, तो उसमें एक महीने का कितना होगा? 300। 300। 300, लेकिन हमें कितना महीने का एक्स्ट्रा दे दिया है? 3 महीने का, तो 3 3 महीने महीने का का कितना हुआ? 900। 900। वो तो अग्रिम चुका है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तो 3,600 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2,700। 4,800। माइनस करना है, प्लस नहीं। जबकि ये 2,100 के लिए कुछ नहीं बोला है, तो वो तो पूरे मतलब 31 मार्च को ही ख़त्म होगा, इसलिए यहाँ पे अग्रिम चुकाया कुछ नहीं है, तो वो 2,100 का 2,100 रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि टोटल हमारा कितना था? 5,700 था, उसमें से 900 अग्रिम चुकाया था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4,800। 4,800। 4,800। तो ये 4,800 बाहर जाएगा, ठीक है, 900 अग्रिम चुकाया,
तो 900 अग्रिम चुकाया, तो माइनस करने पर है, प्लस कर दिया मैंने भी 4800, ठीक है। तो अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम हमारे लिए क्या होगा? संपत्ति लेना नहीं है। संपत्ति लेना। अग्रिम चुकाया बीमा, थोड़ी लाइन छोड़ के लिखता हूँ। कितना? 900 रुपया। आगे पढ़ो। प्रफुल्ला की लोन तारीख 1/10/16 से 20,000। प्रफुल्ला की लोन पे साझेदार की लोन है। देखो साझेदार की लोन है तो हम कहाँ पे लिखते हैं? लाभानी खाते में ही लिखते हैं, नई मेथड के अनुसार। तो प्रफुल्ला मतलब उसकी लोन का ब्याज है, वो तो संपत्ति में लिखेंगे। चालू बिन चालू प्रफुल्ला की लोन कितने की है, कितने प्रतिशत की है? नहीं बोला ना, कितनी है? 6% गिनेंगे। हाँ लेकिन कितनी लोन है? 20,000। तारीख कौन सी है? तारीख तारीख 1/10/16 से। 1/10/16, 1/10/16 है। तो 1/10/16 से कितना महीना है? 9 महीना। 6 महीना। 6 महीने का ब्याज गिनना है, कितना प्रतिशत गिनेंगे? 6%। तो 20,000 का 6%, 1200। 6 महीने का करे तो 600 हो जाएगा। ओके। लेकिन सामने की साइड देखो कि कहीं पे लोन का ब्याज दिया हुआ है। प्रफुल्ला की लोन है तो दायित्व साइड है, मतलब जमा साइड होगा, तो उसकी उधार साइड में कहीं पे ब्याज दिया हुआ है, चेक कर लो एक बार। उधार साइड पे कहीं पे भी ब्याज दिया हुआ है? नहीं दिया है। पक्का ना? पक्का ना? हाँ पक्का। ओके। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्रफुल्ला की लोन पर ब्याज 600, है ना, वो जो कि चुकाना बाकी है पूरे का पूरा, है ना, चुकाना बाकी होगा। है ना, तो वो कहाँ पे लिखेंगे? चुकाना बाकी है तो हमारा दायित्व हो जाएगा, लेकिन इसमें ही टोटल कर देते हैं क्योंकि साल ख़त्म हो गया तो वो तो ब्याज चढ़ाएगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। हो गया। हो गया तो वापस वही नीचे वाले समायोजन पढ़ो, लेकिन वो मत पढ़ना अंतिम स्ट्रोक वाला, अभी सभी प्रतिशत हमें ये ढूंढना है। पूंजी पर ब्याज गिनना बाकी है, वही तक हाँ ना। वहीं से वहीं से। पूंजी पर 10% ब्याज गिनना है। पूंजी पे 10% ब्याज गिनना है। देखो पूंजी में जय का तो हम गिन लेंगे, 1 लाख का 10% कितना होता है पूंजी पे ब्याज? 1 लाख का 10% 10,000 होगा, है ना, किसका है? जय का। और प्रफुल्ला का कितना होगा? तो देखो पहले 1,20,000 का तो पूरे साल का गिनना पड़ेगा। बोलो 1,20,000 का कितना होगा 10% के हिसाब से? 12,000। 12,000, है ना, वो तो 12,000 कन्फर्म है। प्लस बाकी का कितना है? दूसरा कितना है? 20,000 एक्स्ट्रा जो लिया था उसको कितने महीने का, कितने महीने हो गए? 3 महीने। 3 महीने। तो 20,000 का 10% मतलब 2,000, और 2,000 तो 12 महीने का हिसाब से हुआ। 3 महीने का कितना होगा? तो गुणा 3/12 करो, 2,000 गुणा 3/12 करो, 2,000 गुणा 3, 500। 500, है ना, तो ये कितना हो गया? 12,500, है ना। तो टोटल कितना हो गया ब्याज, है ना? पूंजी पे ब्याज चुकाना बाकी 10,000 और 12,500, उसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे करेंगे चालू खाते में। चलो आगे पढ़ो।
चालू खाते की बाकी पर 9% ब्याज गिनना है। चालू खाते की बाकी मतलब चालू खाते में जो शेष आगे लाए हैं ना उसके ऊपर 9%, लेकिन उधार जो है उसका ब्याज जमा साइड मतलब उधार जो है उसका ब्याज उधार ब्याज साइड ही आएगा और जमा जो है उसका ब्याज जमा साइड ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे चलो तो 12,000 का कितना होगा 9%? 1080। 1,080। 1,080 कहाँ पे होगा लाभानी वितरण में, कहाँ पे होगा? प्रफुल्ला का है ना, जय का है, जय की चालू खाते की शेष पर ब्याज कितना हुआ 1,080 और इसका क्रॉस एंट्री उसके नीचे आएगा प्रारंभिक शेष पर ब्याज। कितना 1,080 और इसकी तो कोई प्रारंभिक शेष इधर है नहीं, इस साइड है, तो वो प्रफुल्ला का इसमें लिखेंगे कितना आएगा 360। क्योंकि जमा बाकी है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें उसको चुकाना है, तो 4,000 हमारे लिए नुकसान हो जाएगा प्रफुल्ला की। कितना होगा 360। चलो चुकाना बाकी 360 उसका यहाँ पे लिख देते 360 और उसमें यहाँ पे कोई शेष है नहीं, आगे पढ़ो। आहरण पर 12% की दर से ब्याज ओ गिनना है। बाप रे, आहरण पर ब्याज गिनना है। आहरण में तो देखो 3 प्रकार के आहरण है ना। चलो आहरण पे ब्याज लिख देते हैं, तो यहाँ पे आहरण पे ब्याज तो यहाँ पे आएगा और इसमें आएगा हमारे लिए फ़ायदा है आहरण पर ब्याज। तो तीनों का 3 प्रकार के है तो तीनों का लिखते हैं, पहले जय का लिख देते हैं है ना। तो जय का कैसे करेंगे क्या बोला है प्रति मास के अंत में, प्रति मास के अंत में देखो टोटल 12,000 दिया है तो 12 महीने से डिवाइड करो तो हर महीने 1,000 किया होगा, जबकि हमको दे दिया है। अगर नहीं भी दिया है तो हम डिवाइड करके पता लगा सकते हैं कितने महीने का होगा। 6 महीने स्टार्टिंग में ही किया हो ना, कुछ नहीं बोला तो स्टार्टिंग में तारीख दी होगी और बोला होगा आपको प्रति मास के अंत में, तो उतने महीने से भाग करना पड़ेगा है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो 12 महीने से भाग कर देंगे तो 1,000 आहरण किया होगा। उस 1,000 पे हमें ब्याज गिन सकते हैं, हमें उस 1,000 पे ब्याज गिनना है, लेकिन कितने महीने का गिनना है तो प्रति मास के अंत में बोला है। तो प्रति मास के अंत में मतलब पहले महीने का ब्याज तो गिना नहीं जाएगा, पहले महीने की अंतिम तारीख के लिए है तो पहले महीने का तो नहीं गिना जाएगा। दूसरे महीने से अंतिम महीने मतलब 11 पहले महीने जो 1,000 लिया उसका 11 महीने का ब्याज गिना जाएगा, दूसरे महीने का 10 महीने का, तीसरे महीने का 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मतलब 1 से 11 का टोटल करो कितना आ रहा है, 1 से 11 का टोटल करो 66 आ रहा है। तो 66 महीने का ब्याज गिनना है तो 12% के हिसाब से है ना। तो कितना आएगा, तो आहरण पर ब्याज जय का 12,000 है उसका 12% करो, सॉरी 1,000 का 12% करो, 1,000 का 12% करो, 1,000 गुणा 12% गुणा 66 भागा 12 कितना आया 660। उसके बाद प्रफुल्ला के भी 2 प्रकार के। प्रफुल्ला का पहला कौन सी तारीख वाला है 1/10/16 वाला, तो पहले 1/10/16 वाला लिख देते हैं। उसका कितना है तो 10वें महीने से गिना 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने का, तो 1/10/16 को 16,000, 16,000 पे 6 महीने का करो, 16,000 का 6 महीने का 12% के हिसाब से 16 गुणा 6 960 ओके। और दूसरा उसने माल का आहरण किया था उसका 1/12/16 उसका गिन लेते हैं, उसमें कितना महीना है 4 महीना, 12 पहला दूसरा तीसरा
4 महीने का, तो 2000 का 4 महीने का 12% के हिसाब से 880। 80। चलो इन तीनों का टोटल करो। 1700 हुआ। 1700 कुल आएगा, लेकिन हमें जय का जो है 660 लिखना है। जय के खाते में 660 लिखना है, और प्रफुल्ला के खाते में 960 प्लस 80 कितना होता है? 1040। 1040 लिखना है। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। आगे पढ़ो। यंत्र पर 9% घिसाई गिनना बाकी है। यंत्र पर 9% घिसाई गिनना है, लेकिन 64,000 पर 9% गिनेंगे। 64,000 पर 9% गिनेंगे? नहीं, है ना। तो पहले लिख देता हूँ यहाँ पे यंत्र पर घिसाई। पहले प्रारंभिक शेष पर क्या हुआ? प्रारंभिक शेष पर कितना है? तो प्रारंभिक शेष कितनी है? 52,000। 52,000 पर 9% कितना होगा? 4,680। 4,680। और जो 31/12/16 को लिया है उसका देखो, 31/12/16 है ना, मतलब एक 12वां महीना नहीं गिनेंगे, अंतिम तारीख है, तो पहले महीने से गिनेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 महीने का गिनना है। तो 3 महीने का कितना होगा? 12,000 पे 9%, 3 महीने का 270। 270, है ना। टोटल घिसाई कितना हो गया? 4,950। यहाँ से 4,950 घिसाई माइनस कर दो, कितना आएगा? चलो उसके आगे पढ़ो। फर्नीचर पर भी घिसाई गिनना है। मुझे लगता है फर्नीचर भी कुछ खरीदा हुआ है इस सवाल में। फर्नीचर पर भी कितना घिसाई गिनना है? 5%। 5%। तो ये 70,000 प्रारंभिक शेष का ही होगा, क्योंकि पहली तारीख को ही वो फर्नीचर बेच दिया था हमने। तो 5% गिनो 70,000 पे। 70,000 पे 5%, 3,500। 3,500 माइनस कर दो, 66,500। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्नीचर पर घिसाई। अच्छा, फर्नीचर का कुछ दिया है कि भाई ये कितने का फर्नीचर था, कितने में बेचा? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। चलो आगे पढ़ो। हो गया बाकी सब तो। हो गया। अभी अंदर का सब पढ़ो 1 by 1। सर ये 2,400 का देनदार दिवालिया हुआ, 40 पैसे डिविडेंड। हाँ, उसका लाभानी वाला एंट्री बाकी है। लाभानी में कोई एंट्री नहीं होगी? लाभियानी में एंट्री करना बाकी है ना, डूबत ऋण का। डूबत ऋण हाँ वो तो है, डिविडेंड का बोल रही हूँ। नहीं, उसका नहीं, मैं तुमको बताता हूँ ना कैसे करना है। डूबत ऋण का क्या होगा? डूबत ऋण कितना दिया है हमको सब सकल तलपट में? 24 सकल तलपट में सकल तलपट में कितना दिया है? 1,000 डूबत ऋण है। हम्म 1,000 डूबत ऋण है और 2,000 डूबत ऋण वापसी है। डूबत ऋण वापसी का तो सीधा एंट्री करेंगे जमा साइड। कितना है? 2,000। 1,000 डूबत ऋण है, उसमें से प्लस करेंगे ये नया वाला डूबत ऋण। कितना हुआ? कितना डूबत ऋण है? 2,400। नहीं, 960 माइनस करके बोलना है। 2,400 माइनस 960, 1,440। हाँ 1,440। क्योंकि वो हमने किया था ना, क्या किया था?
इसके एक दो सवाल पहले वो 23,000 का, फिर 25,000 का था। हाँ, तो मनमोहन वाला उसमें भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन मैंने उसमें इस तरह से अलग अलग एंट्री नहीं बताई थी, मैंने डबल इनर कॉलम में अंदर एंट्री बता दिया था। 2400 में से 960 माइनस किया था, याद हो तो। मतलब वहाँ पे 15 कुछ 10,000 में से 5,000 माइनस किया था और 5,000 बाहर लेके गया था। उसमें भी आप इसी हिसाब से एंट्री कर सकते हो। तो इस ये जो रकम मिले ना, ये अमाउंट, इसके ऊपर डायरेक्ट ही आप मतलब निकाल सकते हो। डूबत ऋण अनामत इसके ऊपर गिनना होता है, ठीक है। डूबत ऋण अनामत प्रतिशत बोले तो इसके ऊपर गिना जाएगा। तो मनमोहन वाले में भी ऐसे कर सकते हो। अगर मेरे पास अभी सवाल है तो यही बता देता हूँ। मनमोहन वाला, ये रहा मनमोहन वाला। देखो यहाँ पे डूबत ऋण वाला कहाँ पे, ये रहा। ये मैंने डूबत ऋण लिखा और डिविडेंड माइनस किया था, है ना। इसकी जगह पे इस तरह से भी एंट्री कर सकते थे, जिससे कि मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ। हाँ, तो डूबत ऋण पहले 10,000 बाहर लिख देंगे, है ना। फिर ये 5,000 तो कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। फिर 13,000 में ये 5,000 प्लस कर देंगे, ये वाला 5,000 प्लस हो गया डिविडेंड का, तो 18,000 हो गया। ये 5,000 प्लस कर देंगे, तो ये 18,000 हो गया। तो इस प्रकार से भी आप एंट्री करोगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि आपको ये अमाउंट जो है इसके ऊपर आपको डूबत ऋण अनामत गिना है, ना कि 18,000 पर। बाद में आपने 13,000 पर 5% गिना था, 650, याद आया आपको। तो इस प्रकार से एंट्री करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आपको ये अमाउंट तुरंत ही दिख जाएगा सामने, नज़र के सामने, ठीक है ना। और इसके ऊपर डूबत ऋण गिनना है 650, ठीक है। हाँ, और एंट्री में क्या करना है, डायरेक्ट ये वाला बताना है कि 10,000 में से 5,000 माइनस करें तो डूबत ऋण अनामत, ये रहा, डूबत ऋण में डाल देंगे 5,000, ठीक है। चलो अभी वो देखते हैं ये वाला सवाल। तो इसमें भी हमने यही किया, 2400 में से 960 तो डिविडेंड मिल गया, तो डूबत ऋण कितना हुआ एक्चुअल में, 1,000 में से 1440। अच्छा, और डूबत ऋण अनामत दिया है, डूबत ऋण अनामत नहीं दिया है ना इसमें। चलो उसके बाद बोलो आगे, कच्ची तलपट में प्रारंभिक स्टॉक 60,000, प्रारंभिक स्टॉक 60,000, खरीदी 2 लाख, पूरा, खरीद वापसी, अरे बिक्री 3,80,000, आगे पढ़ो। बिक्री वापसी 60,000, बिक्री वापसी यहाँ पे माइनस करता हूँ, कितना, 60,000, 7,000। हाँ। 7,000 ना। आगे पढ़ो। खरीद वापसी 12,000, आगे पढ़ो। रोकड़ 3,700, रोकड़ शेष 3,700। आगे पढ़ो। और बैंक ओवरड्राफ्ट 15,750, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,750। आगे पढ़ो। लेनी हुंडी 18,000, लेनी हुंडी है ना, हाँ, देनदार की लेनी हुंडी 18,000, और देनी हुंडी 14,000। आगे पढ़ो। मकान 1,20,000, मकान आगे पढ़ो। मकान पर चालू वर्ष की बिसाई 12,000, मकान पर बिसाई 12,000। आगे पढ़ो। रेलवे नूर 5,300, रेलवे नूर व्यापार खाते में आता है, क्योंकि माल को लाने का खर्च है कितना,
5,300। आगे पढ़ो। लेनदार 48,000 हो गया और लेनदार 16,800। लेनदार 16,800। आगे पढ़ो। वेतन 20,000। वेतन वेतन तो हमने कर दिया ना, 20,000 में से वो प्रफुल्ला का वेतन जय का वेतन माइनस किया था। आगे पढ़ो। वेतन मजदूरी यानी मजदूरी हुआ ना सर। नहीं, वेतन मजदूरी मतलब वेतन हुआ। तो दो वेतन हो गए ऐसे तो ऊपर भी अरे वेतन दिया, नीचे वेतन दिया। कोष्टक में मजदूरी दिया है ना, कि खाली वेतन मजदूरी हाँ, दिया? वेतन और डैश करके मजदूरी दिया है। नहीं, वहाँ पे कोष्टक में होना चाहिए। गुजराती में वेतन काउंस में मजदूरी। हाँ, कोष्टक में दिया है, बराबर है। तो काउंस में दिया है मतलब वो वेतन ही है, लेकिन वो मजदूरी वाला वेतन है, इसलिए वो व्यापार खाते में आएगा। 11,000। क्योंकि गुजराती में वेतन को मजदूरी बोलते हैं, वेतन को पगार नहीं बोलते। हाँ, वो कोष्टक में कर देना। कितना है? 11,000। हाँ। आगे पढ़ो। बट्टा दिया बट्टा 650। दिया बट्टा 650 और प्राप्त बट्टा और 850। 850। चलो आगे पढ़ो। व्यापार खर्च 1,050। व्यापार खर्च वो लाबानी में ही आएगा। कितना है? 1,050। 1,050। आगे बढ़ो। और विज्ञापन खर्च 8,000। 8,000। आगे पढ़ो। हो गया। ओके, चलो एक बार पहले सभी इनर कॉलम का आउटर कॉलम में ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों का टोटल यहाँ पे आएगा, माइनस होगा, उसमें से ये माइनस करेंगे तो 3,70,000 3,70,600 आ रहा है। अभी इसी प्रकार यहाँ पे इन दोनों का और यहाँ पे ऐसे करना है, और ये माइनस होगा, और इसी प्रकार ये माइनस करेंगे तो 1,86,000 और 1,55,400 आपका 1,55,400 सकल लाभ आ रहा है सकल लाभ, चेक कर सकते हो। हाँ सर। लाभानी खाते ले गए, व्यापार खाते से लाए सकल कितना है? 1,55,400, बराबर ना। चलो यहाँ पे इनर कॉलम में से कुछ आउटर कॉलम में ले जाना बाकी हो तो चेक कर लेते एक बार। भाड़ा हो गया, फिर ये अग्रिम चुकाया हुआ, फिर ये हो गया, फिर ये डुबतरण वाला भी हो गया। ओके, तो यहाँ पे 1,58,250 टोटल आ रहा है जमा साइड में। यहाँ पे कितना हो रहा है देखते हैं। $79,060 आ रहा है, चेक कर दिए। ऐसी कोई रकम ही नहीं है पीछे। गुजराती मीडियम वाले चेक कीजिए। हाँ सर, 69,69,775 आ रहा है। गुजराती मीडियम वाले चेक कीजिए। गुजराती मीडियम वाले, क्योंकि हमने गुजराती मीडियम का तारीख लिया ना। 69,000 80,140। 80,140 आ रहा है। ओके ठीक है, चेक करना पड़ेगा।
चलो यहाँ पे कितना लाए, लाभ हानि खाते से लाए, कितना शुद्ध लाभ, ओके। चलो यहाँ पे डिफरेंस में टोटल करें, जमा साइड का 81,840 आ रहा है और उधर साइड का टोटल करें 31,000। ₹50,580 आ रहा है। चलो या वितरण पात्र लाभ कितना दिख रहा है गुजराती मीडियम में, गुजराती मीडियम की बुक में? 51,000। से हमने यहाँ पे लिखा था ना, मतलब पूंजी में कैसे किया था, 1,20,000 और 20,000 को अलग किया था। इसी तरह ये 52,000 में वो 12,000 का समावेश हो चुका है, क्योंकि 52,000 समावेश नहीं हुआ है, मतलब वृद्धि मतलब बाद में दी है। यंत्र के जो शेष होती है वो अंतिम शेष दी होती है, तो यहाँ पे 40,000 होना चाहिए, है ना। और 40,000 पे पहले ब्याज गिने, कितना प्रतिशत गिनना है, जैसे पूंजी में हमने किया था 9%, तो 9 चौक 3600 होता है ना। और यहाँ पे कितना आएगा, हाँ ये ब्याज तो हमने सही गिना था, बराबर है। तो 3,870 आ रहेगा, तो यहाँ पे से भी 3,870 माइनस करना पड़ेगा, तो 60,000 आ जाएगा। और यहाँ पे 80,140 हो रहा है, कितना आ रहा है, आ गया, आ गया 80,140 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 51,660 आ गया, ठीक। ओके, अभी इसको वितरण करते हैं। तो नाम क्या है, जय और प्रफुल्ला, प्रफुल्ला है ना, ओके। तो ऊपर क्या लिखूँ मैं, वितरण पात्र लाभ कहाँ पे ले जाना है, चालू खाते, चार्जदारों के चालू खाते। जय का एक एग्जाम एक प्रमाण है ना, तो इसका भागा 2 कर देता हूँ, हो गया। चलो चलो, तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे करेंगे, चालू खाते में 25,830, 25,830 और 25,830, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वितरण पात्र डिफरेंस निकालें, डिफरेंस निकालें, कितना आ रहा है डिफरेंस, चलो यहाँ पे 15,609 आ रहा है और यहाँ पे 23,650 आ रहा है, ठीक है। शेष शेष आगे ले गए, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, चालू खाते का है ना ये, तो चालू खाते का 15,690 और 23,650। चलो टोटल यहाँ पे तो मैंने लिख दिया। अभी पूंजी खाते का तो हमको पता ही था, 1 लाख और 1,20,000 ही आएगा, 1,40,000 सॉरी, क्योंकि वो स्थिर पूंजी खाता है। हाँ, 1 लाख और 1,40,000। जय प्रफुल्ला, इसी तरह जय प्रफुल्ला,
चालू खाता, पूंजी खाता। ठीक है, चलो अभी टोटल यहाँ पे इनर कॉलम में से आउटर कॉलम में ले जाना बाकी हो। एक तो ये है, यहाँ पे ये हो गया, इसकी डबल एंट्री नहीं होनी है, अरे सॉरी। हाँ, और यहाँ पे इस तरह से मैंने जो किया है, सबका एंट्री आउटर कॉलम में आ गया है, तो दोनों साइड का टोटल सेम नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो गई, तो ये वाला हमने गलती सुधारा नहीं ना, 40,000 और 12,000, 52,000 यहाँ पे आएगा, और बाहर टोटल जो है वो 48,130 होगा। तो दोनों साइड टोटल हो गया सही। बस एक ही गलती की वजह से थोड़ा लंबा प्रॉब्लम हो गया था, 2-3 जगह पे उसका इफेक्ट हो रहा था, तो 2-3 जगह पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये आपका सवाल का आंसर हो गया।